हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। मैं भी बहुत ही मजे में। बालक, हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की और ये बैच का आपका पहला लेक्चर। लेट मी टेल यू, जब हम एसएम के बैच की बात कर रहे हैं तो यहाँ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट ट्रैक बैच ऑफ एसएम। और इस फास्ट ट्रैक बैच में हम एसएम को थोरली कवर करने जा रहे हैं। हालांकि आपका एफएम भी पैरेलल में चल रहा है, बट अगर कोई भी बच्चा इंडिविजुअली अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ एसएम का पैकेज मिला होगा, और अगर आप एफएम एसएम दोनों में इन्वॉल्व हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज मिला होगा। सो इन दैट केस लेट मी टेल यू फर्स्ट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इन दिस बैच। ये एसएम का फास्ट ट्रैक बैच इज टारगेटेड टू जनवरी 25 एंड मई 25, और बहुत ही रिसेंट रिकॉर्डिंग है। अभी मैं इनफैक्ट रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। और हाईली फोकस्ड क्लासेस हैं एग्जामिनेशन को लेके। मैं बात करूंगा आपको कि कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज फास्ट ट्रैक में हमारे को प्राइमरीली हमें यही सॉर्ट आउट करना होता है कि एक तो सिलेबस का ओवरव्यू मिले, सिलेबस को रिवीजन मिल जाए अच्छे से, और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर्स है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वाइल डीलिंग विद द पेपर इन एग्जाम। इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक कोर्स हियर। किसकी बात कर रहे हैं? हम फास्ट ट्रैक कोर्स की बात कर रहे हैं। आपके ऐसे में टोटल 5 चैप्टर है, 50 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। आप जानते हैं 15 मार्क का आपका एमसीक्यू आता है और डिस्क्रिप्टिव आपका 35 मार्क्स का आता है। एमसीक्यू में भी आपका केस सिनेरियो होता है, यू नो दैट वेरी वेल, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपका केस सिनेरियो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना है इस बात को कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रिपरेशन में और एग्जामिनेशन में आपके लिए स्पीड ब्रेकर क्या क्या है, इन स्पीड ब्रेकर को समझना जरूरी है। और इसका अनुभव लेना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम दे अनुभव ले कि अरे हाँ वाकई दिक्कत होती है फिर समझ में आए, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। पहले दिन से आप एक बात समझ के रखो कि यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन व्हाइल आइडेंटिफाइंग द केस सिनेरियोज, व्हाइल डीलिंग विद द केस सिनेरियोज। और वहाँ कोई बकवास काम नहीं आएगा, कोई हल्ला गुल्ला काम नहीं आएगा। वहाँ आपको बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत ही कूल माइंड से समझना होगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको आंसर्स लिखने होंगे अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। सो क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स हैं बालक? सबसे पहला स्पीड ब्रेकर होता है केस सिनेरियोज। अब ये जो सिनेरियोज होते हैं, जो केसलेट्स होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं, मिनी केसेस बोल दो आप इसको प्यार से। ये जो मिनी केसेस होते हैं ना, ये केसेस किसी भी स्केल के हो सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप समझते हैं और आप आंसर करते हैं और आपका आंसर सही हो जाता है। बट सर्टेनली देयर माइट बी सम केसेस जहां चीजें समझने में दिक्कत हो या आंसर को फ्रेम करने में दिक्कत हो। दैट इज व्हाई आई से द स्पीड ब्रेकर। एग्जामिनेशन में जब आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है उसका स्ट्रेट आंसर लिख के चले आते हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, राइट? सो केस सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है दैट यू मे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग। सेकेंड है आपका लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन। समटाइम्स, रेयरली, बट इट माइट हैपन कि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में ना आए, जिसकी वजह से हम गलती कर बैठे। थर्ड है आपका फ्रेमिंग आंसर्स, और ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की प्रॉब्लम होती है। आप में से ज्यादातर बच्चों की, आपने समझा चीजों को, आप अच्छी तरह से मेमोराइज किया, आपने 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 अच्छी तैयारी करी, आपने बहुत मेहनत करी है, राइट? बट एग्जामिनेशन हॉल में यू आर नॉट एबल टू फ्रेम आंसर्स, है ना? आप लिख नहीं पा रहे हैं, या लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, या किसी में छोटे आंसर्स लिख के चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मार्क्स तो आ जाते हैं, आप 40 50 60 पे चले जाते हैं। पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ तो सिर्फ 50 की बात हो रही है, तो लेट से आप 30 तक चले जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं, 25 तक चले जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। द रीजन इज माइट बी द इनएबिलिटी टू फ्रेम द आंसर्स। तो आंसर्स कैसे फ्रेम करें क्वेश्चन पढ़ते वक्त, तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग का, ये एक स्पीड ब्रेकर है। और एक है स्पेसिफिक कंटेंट। कुछ भी लिख देने से मार्क्स नहीं आएगा, यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो स्पेसिफिक कंटेंट का क्या मतलब है? क्या मुझे स्टडी मैट को याद करना पड़ेगा, या वो कंटेंट मेरा खुद का हो सकता है स्टडी मैट के दायरे में रहते हुए? सो ये सारे के सारे आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं, दे आर सर्टेन क्वेश्चंस। और इस बैच में प्राइमरी फोकस मेरा इसी पे है ना, इसी बात को मुझे आपको समझाना है, राइट? आप फास्ट ट्रैक में हो तो ऐसा माना जा सकता है कि आपने एक बार पढ़ा हो। वैसे मैं ये मान के नहीं चलूंगा, और मैं फास्ट ट्रैक का स्पीड भी मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रखूंगा, स्टैंडर्ड स्पीड होगा, ताकि कोई भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उससे भी चीजें समझ में आ जाए, राइट? सो ये हमारा प्राइम फोकस होगा। कोर्स का डिटेल मैं आपको बता दूं, फटाफट आगे बढ़ो। कोर्स की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक 30 लेक्चर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, है ना? 30 लेक्चर्स आपको यहाँ टोटल सब कुछ मिला के आपको 30 लेक्चर्स लगने जा रहे हैं। सो व्हेन आई से 30 लेक्चर्स, इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब बहुत सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कराऊंगा, कुछ केस सिनेरियोज कराऊंगा, कुछ टेस्ट लूंगा, टेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो टोटल आपका जो
टाइम है ना दैट इज 30, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे का ही, अप टू 2 आवर्स का है, 1.5 घंटे 2 घंटे का आपका लेक्चर होगा। सो यू कैन कंजिक्यूटिव आप कम से कम 2 लेक्चर लगा सकते हो। तो इफेक्टिवली जो है ना डेज की जब आप बात करोगे ना, तो ये आपका हार्डली इट विल टेक 15 days टू कंप्लीट एंटायर एसएम विद फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं आपको, मैं छोटे लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, 2 घंटे के लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, मैं 4 घंटे के लेक्चर्स नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं मान लो, तो 2-2 घंटे के लेक्चर्स को आप 4 घंटे के लेक्चर्स को तो कवर कर ही सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आप पूरे कोर्स को 15 days में वाइंड अप कर लोगे, राइट। सो मैक्सिमम क्लासेस आई एम गोइंग टू टेक इज 30 क्लासेस, दैट इज मैक्सिमम एंड इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। मोड इज द रिकॉर्डेड, ऑफ कोर्स इट इज इन रिकॉर्डेड मोड, गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा ये, है ना, आपको ये गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, तो बहुत ही रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। अटेम्प्ट जनवरी एंड May 2025, कवरेज फुल सिलेबस, ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स आर कवर्ड। मैंने ऐसे ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स से मेरा क्या मतलब है। ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स से मेरा मतलब है कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं स्टडी मैट में जो टेक्निकली आपको जिसकी जरूरत ही नहीं है ना, आपको उसको लर्न करना है, ना आपको उसको लिख के आना है एग्जामिनेशन में, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है। तो जाहिर सी बात है उस कंटेंट पे हमारा फोकस नहीं होगा, हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और उसका क्या जवाब होना चाहिए, राइट। Okay, in this batch, MCQs will be covered in class. Important and selected one. सारे MCQs तो मैं नहीं करा सकता, that is practically not possible. But जितने भी important and selected MCQs हैं, वो मैं आपको कवर कराता हुआ चलूंगा, बीच बीच में भी कराऊंगा और मैं सेशंस भी लूंगा उसके। स्टडी मैट के केस क्वेश्चंस डिस्कस, जितने भी स्टडी मैट में केस क्वेश्चंस मेंशन्ड है ना, ऑल केस क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन क्लासरूम। टफ क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs कवर्ड, PYQs के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको PYQs के जो टफ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे, वो भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। मीनवाइल जो आपका MCQs वगैरह होगा या डिस्क्रिप्टिव में जो प्रैक्टिस होगी वो सब लाइव आपका क्लास में होगा, तो उसको मैं टेस्ट नहीं बोलूंगा, राइट। देन वी हैव FM इज गोइंग ऑन इन पैरेलल, है ना, तो वो तो मैंने आपको बताया था कि FM क्या हो रहा है, पैरेलल में ही चल रहा है, तो आप उसको पैरेलल में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है बालक आपके बैच की जानकारी। और किसी भी जानकारी के लिए और किसी भी तरह से कनेक्ट करने के लिए बैच से, यू कैन सिंपली कॉल टू ऑफिस एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा ये बात आप क्यों कह रहे हो सर, ये तो मतलब वी आर ऑलरेडी देयर इन क्लास ना, तो आप हमें ये बात क्यों कह रहे हो। मैं आप ये बात इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ और मेरे लिए बोलना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो एज अ डेमो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, है ना, तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग इफ एनीबडी वांट टू जॉइन द बैच, सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, कनेक्ट विद द ऑफिस, राइट। चलो स्टार्ट विद चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू एसएम। 5 चैप्टर के नाम बताओ सर, क्या करोगे नाम जान के, क्या करोगे नाम जान के, चलो पता चल जाएगा, नाम भी बता दूंगा, है ना, गुस्सा नहीं करते, आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब नाउ आई विल बी गिविंग एन इंट्रोडक्शन। मैं पहले ही बता दूं आपको, यहाँ कोई एक्सटेंसिव क्लास नोट्स नहीं बनेगा, सो यू विल गेट द बुक एंड उसी बुक पे हम कर रहे हैं, और आपके पास जो बुक अवेलेबल है ना, उसी बुक पे आपको क्या करना है, मार्किंग करनी। सो क्लास नोट्स आपका बहुत एक समरी नोट्स बनेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग, मार्किंग होगी, मार्किंग के बाद मेरे को कुछ अगर अलग समझाने की जरूरत है तो उसके लिए नोट्स बनेंगी। तो एक आपको रफ नोटबुक रखना है, समरी नोटबुक रखना है जो आपका क्रिएट होगा, राइट, जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह भी आपके मेंशन होंगे, और कुछ भी अगर मैं PDF में शेयर करता हूं तो उसका प्रिंट आउट आप वहां क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत एक्सटेंसिव नोटिंग हम नहीं करेंगे और हम अपने बुक को ही प्राइमरी मटेरियल बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बुक को हम कैसे ब्रेक करके डिकोड करके पढ़ेंगे ताकि वो आसानी से याद रहे और एग्जामिनेशन तक हमारे साथ रहे, राइट। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अब कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से समझो, शुरू से समझो, राइट। सो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और हम कुछ फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, कुछ वर्ड्स को डील करेंगे, कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड्स आप हमेशा से सुनते हुए आप, हो सकता है आप मुझे बोलो कि सर इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं करूंगा, राइट। आप भी ध्यान से समझो इस बात को एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जिस टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट टर्म इज द कस्टमर, so we talk about the customer. The second term is the business, so we will talk about the business. The third term is the market, and the fourth term is the product. We have the customer, we have the business, we have the market, we have the product. The fifth term is the industry, then we have the industry. The sixth term is the uniqueness. सिक्स टर्म इज यूनिकनेस। ये 6 टर्म्स, क्या इस 6 टर्म से क्या कुछ मैजिक बता रहे हो सर, इस 6 टर्म से क्या हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बालक, बिल्कुल आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, है ना।
शुरुआत है, ये इंट्रोडक्शन है, बस मैं 6 टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, इतनी इच्छा तो रखोगे ना मेरी। तो चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले शुरू करते हैं कस्टमर्स। कौन होता है कस्टमर? हु इज कस्टमर? तो आप कहते हैं समवन हु बाइज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कस्टमर। किसी प्रोडक्ट को कोई बाई करता है तो वो कस्टमर कहलाता है। अब मेरा पहला सवाल है कि किसी प्रोडक्ट को कोई क्यों बाई करता है? तो आप कहते हो क्योंकि उसको इसकी जरूरत है, नीड है, डिजायर है, वांट है। So if there is need, desire, or want for any product and someone buys some product, then that becomes the customer. So and अब सवाल आता है whenever the term customers comes, तो फिर एक और term आता है इसके साथ, and that is consumer. मुझे पता है आप जानते हो दोनों का difference. You know that the customer is basically buyer of the product, but consumer is not essentially the buyer of the product. Consumer is the end user of the product. जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करे दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट को बाय करे दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर। अ कस्टमर मे बी अ कंज्यूमर मे बी अ कस्टमर, राइट? बट इफ आई से यू दैट अ कस्टमर इज एसेंशियली अ कंज्यूमर, तो आप बोलोगे नहीं, ये जरूरी नहीं है, फंडामेंटल है, आप निश्चित रूप से जानते हैं। तो आप क्या कहते हैं, कस्टमर कौन होता है? हु बाइज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को क्या करे, बाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। हु बाइज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कस्टमर। समटाइम्स एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर आपको इस तरह का मैं एक सिनेरियो आपको क्रिएट करके दूं, जहां जो बाई कर रहा है और जो पे कर रहा है, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है, बाइंग डिसीजन, और जो पेमेंट कर रहा है, अगर ये दोनों अलग अलग लोग, जैसे आपके पापा ने आपको पैसे दिए, बोला जाओ अपने लिए कपड़े खरीद लो, जाओ अपने लिए कपड़े खरीद लो, वो आपके साथ नहीं गए, वो अपने साथ आपको लेके नहीं गए, उन्होंने आपको पैसे दे दिए बस। अब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आप किस ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, किस शॉप से कपड़े खरीदते हैं, ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा। तो दो फादर पेड द अमाउंट, फादर इज नॉट द कस्टमर, है ना? सिंपल है। सो वेन एवर देयर इज अ डिस्प्यूट कि भाई जो डिसीजन ले रहा है वो कस्टमर होगा या जो पेमेंट कर रहा है वो कस्टमर होगा, तो आपको साथ देना है किसका? जो डिसीजन ले रहा है उसका। जो डिसीजन मेकर होगा वो कस्टमर होगा, ठीक है? Who is consumer? All customers are not essentially consumer. All customers are not essentially consumer. सारे कस्टमर essentially consumer नहीं होते, सारे कस्टमर essentially consumer नहीं होते, right? So this is about the customer. बस इतना सा, इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। आपने सुनी ना मेरी बातों को, उसको ध्यान में रखना है। Now talk about the business. Now what is business? किसी भी कंपनी को जब आप एज्यूम करते हो, इमेजिन करते हो, किसी भी बिजनेस को जब आप इमेजिन करते हो, तो आप कैसे देखते हो बिजनेस को? हालांकि बिजनेस को हम दोनों तरह से देख सकते हैं। बिजनेस कैन बी सीन एज अ नाउन और एज अ वर्ब। तो बिजनेस, जैसे कहते हैं बिजनेस करना, सो दैट्स अ वर्ब, सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं बिजनेस, कह देते हो ना। सो इफ आई सी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप क्या कहते हो, व्हाट इज बिजनेस? तो आप कहते हो सर वो कंपनी है तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, बट उसको कैसे और कैसे समझा जाए? कोई भी बिजनेस किन चीजों से मिलकर बना होता है? सो देन देयर शुड बी कॉन्सेप्ट व्हाट शुड कम इन योर माइंड, दैट कोई भी बिजनेस रिसोर्सेज से मिलकर बना होता है। और दे आर 5 बेसिक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं कोर रिसोर्सेज, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। जैसे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। So we have manpower, we have machineries, we have money and we have material. अब एक काम करो, आप इन चारों को अगर आप बाहर निकाल लो, तो कैन यू इवन इमेजिन एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन? आप बोलोगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। अब सवाल आता है कि मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स को रेगुलेट करने की जरूरत होती है। फॉर दैट पर्पस वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं एक और एम लेके आऊंगा और इसको मैं बोलूंगा मिनट्स। आप जानते हैं मिनट्स के थ्रू ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। And we can simply say that they are 5M, or business is made up of 5M, and that 5M is what? So that 5M is man, money, machine, material. Man, money, machine and material. और लास्ट में हमने क्या कहा? मिनट्स। समटाइम्स कहीं कहीं आपको मैनेजमेंट भी लिखा हुआ दिखाई देगा, इट्स द सेम थिंग, है ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मिनट्स, इससे मिलके बनता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको पता है व्हेनेवर यू विल टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ना,
the success of the organization, the failure of the organization, the plan of the organization, how organization is going to execute the plan, or anything about organization. Technically, you will be talking about the resource. आप प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करो, इट्स अबाउट रिसोर्स, राइट. आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, आप दिस ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड रिसोर्स. अगर ज्यादा और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बोलना चाहे हम, तो यही आइडिया है बिजनेस का, करेक्ट. साथ ही साथ हमने क्या कहा कि बिजनेस वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एज वेल एज द वर्ब, करेक्ट. थर्ड, नाउ व्हाट इज मार्केट. सो व्हाट इज मार्केट, इन योर स्टडी मैथ, मार्केट अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है और अच्छा भी है. उन्होंने एक जगह मार्केट को प्लेस बोला है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाय एंड सेलर इंटरैक्ट. सो ये बड़ा बेसिक डेफिनेशन होता है जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाय एंड सेलर इंटरैक्ट. बट आपको यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस डेफिनेशन. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको इस डेफिनेशन से दूर रहना है, बिकॉज मार्केट इज बेसिकली सेट ऑफ बायर्स. जैसे ही आप प्लेस कहते हो ना, तो फिर वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. तो हमें बस ये समझ के रखना है कि मार्केट इज सेट ऑफ बायर्स. मार्केट बायर्स का सेट होता है. When you talk of the set of sellers, तो set of sellers is called as industry. You know that, है ना. जैसे हमने कहा FMCG इंडस्ट्री, तो उसमें सारे FMCG कंपनीज होंगी. हमने कहा IT इंडस्ट्री, तो उसमें सारी IT कंपनीज होंगी. सो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट इज नथिंग बट द सेट ऑफ बायर्स. अब जब हम सेट ऑफ बायर्स को मार्केट कहते हैं तो फिर सवाल आता है कि सर लेकिन मार्केट तो होता है, क्या फिजिकल मार्केट्स नहीं होते? क्या होते हैं ना फिजिकल मार्केट्स. So yes, a market can also be defined in terms of geography. So when a market is defined in terms of geography, that is called as geographical market. उसको हम geographical market कहते हैं, या फिर उसको हम market place कह सकते हैं. Likewise, market तो इंटरनेट पे भी होता है सर. So that is called as online market. उसको हम online market कहते हैं, या उसको हम market space भी कह सकते हैं. ऑनलाइन मार्केट या मार्केट स्पेस भी कह सकते हैं. सो मार्केट को देखने के कई सारे एंगल्स हो सकते हैं. आगे मैं बताऊंगा आपको ढेर सारी चीजें मार्केट के बारे में. जैसे आप कहते हो स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अ मार्केट. वहां क्या होता है, स्टॉक की ट्रेडिंग होती है. स्टॉक मार्केट पे क्या होती है, स्टॉक की ट्रेडिंग होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट. बट द बेसिक एंड द कोर डेफिनेशन ऑफ मार्केट इज दैट इट इज सेट ऑफ बायर्स, करेक्ट. टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट? So when I say product, जब भी मैं प्रोडक्ट बोलूं ना, तो यू हैव टू कंसीडर इट लाइक प्रोडक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और जब मुझे सर्विस को स्पेशली एम्फेसाइज करना होगा ना, सो आई विल बी यूजिंग द टर्म सर्विस. जब तक प्रोडक्ट बोल रहा हूं तो आप बोलना कि प्रोडक्ट सर्विस सब पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा. जब मैं खास करके सर्विस की बात करूंगा तब आपको समझना है कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्विस के लिए. व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हाई अ प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड और why a product is developed. तो आइडिया इज वेरी सिंपल. प्रोडक्ट को डिजाइन या डेवलप किया जाता है कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. सो प्रोसेस इज कि पहले हम कस्टमर के नीड्स को समझते हैं. फॉर दैट पर्पस वी हैव मार्केटिंग. सो वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं. देन वी सी कि वेदर वी कैन सेटिस्फाई दोज नीड्स और नॉट, बिकॉज यू विल हैव टू सी द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड द टेक्निकल फिजिबिलिटी. कस्टमर की कोई नीड है बट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेटिस्फाई, टू मेक प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई द नीड. तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना. तो आप कस्टमर के नीड को समझते हैं और कस्टमर के नीड को समझने के बाद अकॉर्डिंगली R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वगैरह मिलकर प्रोडक्ट के बारे में फाइनलाइज करेंगे एंड द प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड. तो अगर कस्टमर के नीड को समझ के प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेगा. और यही रीजन है कि कस्टमर आपको पेमेंट करता है, क्योंकि उसका नीड क्या होता है, सेटिस्फाई होता है. सो प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट? नीड सेटिस्फायर. प्रोडक्ट क्या होता है? नीड सेटिस्फायर होता है. प्रोडक्ट क्या करता है? कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करता है. प्रोडक्ट के थ्रू ही ना एक टर्म होगा जो बार बार आप बहुत यूज करोगे, एंड दैट इज वैल्यू. आप बोलोगे बिजनेस नीड टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर टू बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट प्लेस. आप हमेशा कहोगे मार्केट प्लेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो यू विल हैव टू मैक्सिमाइज योर वैल्यू. Now, what is value exactly? Because value is something which is intangible. It is the feeling of worth of by customer. Customer product को कितना वर्दी समझता है, ये जो उसकी फीलिंग है ना, that is value. So then you have to keep in mind that value is basically delivered through the product. Because आपके प्रोडक्ट को कितना वर्दी कंसिडर करता है कस्टमर, इससे पता चलेगा उसका वैल्यू परसेप्शन क्या है. और हायर वैल्यू, द हायर कस्टमर विल बी रेडी टू पे यू. सो थ्रू प्रोडक्ट यू डिलीवर वैल्यू, है ना. इसी के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं? वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हैं. तो आपने क्या कहा? डिलीवर वैल्यू.
क्या पर्पस है? वैल्यू को डिलीवर करने का। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अभी यहां मैं सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा, दोनों चीजों को ध्यान में रखना। एक फीचर्स, तीन चीजों को ले लेते हैं, एक फीचर, एक प्राइस और एक ब्रांड। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो आप प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट? ये एक चैलेंज आएगा आपके सामने। जैसे मान लो कोई फोन बना, तो फोन को कैसे लोग आइडेंटिफाई करेंगे? देन देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम is basically a name given to a product to which a product can be identified. जैसे आप कहते हैं iPhone, the moment you say iPhone, you exactly what phone you are talking about. Yes or no? Right? So आप क्या कहते हो? Brand is basically used to identify the product. और brand name के through ही the customer connect with the product. Customer identify themselves with the brand name. So एक बहुत ही important aspect है product का, जो होगा brand name. याद रखना है इसको। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फीचर्स। जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या यूएसपीज हैं आपकी इनिशियल लेवल पे। सपोज बिजनेस इज लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, तो जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, तो यू कीप अ वेरी फ्यू फीचर्स, बिकॉज विद इंक्रीजिंग फीचर्स योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो आपको अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है शुरू में, बिकॉज इनिशियल स्टेज में यू आर नॉट अवेयर कि प्रोडक्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाला है मार्केट में। So what you do is that you create or develop a minimal version of your product, minimal version, ताकि आपका खर्चा उसमें कम। And then gradually through R&D you increase the number of features. अब इसको भी ध्यान में रखना है हमें। तो अब जब फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स डिजाइन ही किए जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस फीचर से कस्टमर का नीड सेटिस्फाई होने जा रहा है। तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रोडक्ट में। एंड द थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द प्राइस। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ओवर प्राइस्ड। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे हम इसको गेज करें? तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट जो वैल्यू डिलीवर कर रहा है और प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसमें अगर मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम आएगी। You have to have, consider all other factors while deciding the price, like competitors के प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, आपका कॉस्ट क्या था, आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं उस कॉस्ट पे, राइट? इन सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना होगा। इन सारे डिमांड को भी आपको देखना होगा मार्केट में। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप एक प्राइस पे पहुंचते हैं। ऐसा प्राइस आप रखते हैं जिसमें आपका मार्जिन भी हो और जो ओवर प्राइस्ड भी ना हो। तो हम कहते हैं बहुत सस्ता कर दें तो फिर वो प्रोडक्ट चीप हो जाता है। नैनो का हाल आप देख चुके हो, टाटा नैनो के साथ क्या हुआ था। सो अंडर प्राइसिंग भी नहीं होनी चाहिए और ओवर प्राइसिंग भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्राइसिंग प्ले क्रूशियल रोल इन सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट। आप क्या कहते हैं? द थर्ड फैक्टर हियर इज द प्राइसिंग। सो ब्रांड नेम की बात करते हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं, हम प्राइसिंग की बात करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कीप इन माइंड। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। Now, what is industry? Industry is set of sellers, जैसा हमने आपसे कहा अभी। तो क्या होता है कि एक इंडस्ट्री में बिजनेसेस होती है, बिजनेसेस के सेट को आप इंडस्ट्री कहते हैं। और इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज होती है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंपोज करती है इंडस्ट्री में, और हर एक इंडस्ट्री का अपना इकोसिस्टम होता है। हर एक इंडस्ट्री के अपने फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देखोगे जब कोई एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होता है तो किसी इंडस्ट्री का फायदा हो जाता है, किसी इंडस्ट्री का नुकसान हो जाता है, राइट? तो जैसे हम कोविड आया था तो हेल्थ केयर को क्या हो गया? फायदा हो गया। लेकिन क्या बाकी सारे इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ था? नहीं। तो आइडिया बहुत सिंपल है कि हर एक इंडस्ट्री का अपना एक इकोसिस्टम होता है, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो होता है, हर एक इंडस्ट्री के अपने फैक्टर्स होते हैं, उनके इकोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो तो ज्यादा अच्छा है। हर एक इंडस्ट्री में ड्राइविंग फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो इंडस्ट्री में चेंजेस लाते हैं, और हर एक इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए देयर विल बी सर्टेन सक्सेस फैक्टर्स जो फर्म के पास होना चाहिए उस इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए। सो हर एक इंडस्ट्री का अपना नेचर है। हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री का क्या होता है? अपना नेचर होता है। इंडस्ट्री का क्या होता है? अपना लेवल ऑफ कंपटीशन होता है,
अपना नेचर होता है, अपना लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो इफ यू आर डीलिंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, देन यू विल हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री. आपको उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी, एंड दैट इज व्हाई इंडस्ट्री एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद ही यू विल बी एबल टू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी. तो आपको ये ध्यान में रखना है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि हर एक इंडस्ट्री का अपना नेचर होता है, हर एक इंडस्ट्री का अपना स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन होता है, हर एक इंडस्ट्री में अपने फैक्टर्स होते हैं, हर एक इंडस्ट्री में अपने फैक्टर्स होते हैं. जैसे आपने कह दिया KSF. KSF स्टैंड्स फॉर की सक्सेस फैक्टर. फुल फॉर्म चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो, आगे आएगा. की सक्सेस फैक्टर्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा. सो दिस इज योर इंडस्ट्री. नाउ वी हैव द लास्ट टर्म, दैट इज द सिक्स्थ टर्म, दैट इज द यूनिकनेस. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय यूनिकनेस? अब यूनिकनेस को समझना है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे थे और मैंने सारे बच्चों से वन वन करके पूछना शुरू किया. किसी किसी को बीच में से मैं खड़ा करके पूछ रहा था, ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कार कौन है? तो अब किसी ने कहा कि मेरा फेवरेट कार फॉर्च्यूनर है, किसी ने कहा मुझे सफारी पसंद है, किसी ने कहा मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, एक बच्चा कहता है मुझे नैनो पसंद है, वो कहता है, एक कहता है मुझे BMW चाहिए, एक कहता है मैं तो फरारी खरीदूंगा, एक कहता है मैं बहुत बड़ा CA बनने के बाद रॉल्स रॉयस खरीदूंगा. Now, what I'm trying to say you here, एक छोटे से क्लासरूम में there is a market for all. वहां नैनो का भी मार्केट है, बिकॉज एक बच्चे ने अपनी इच्छा जाहिर की मुझे नैनो लेना है. उस समय नैनो था नहीं, बंद हो गया था, बट मिल जाता. मैंने बोला मिल जाएगा, डोंट वरी. व्हाट इज द आइडिया हियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि अगर मैं कोई एक कार रख दूं उस क्लासरूम में, मैंने कहा रॉल्स रॉयस है, क्या आप सब लेना चाहोगे? तो नैनो वाला क्या बोलेगा? नहीं मुझे तो नैनो चाहिए. स्कॉर्पियो वाला क्या बोलेगा? मुझे तो स्कॉर्पियो चाहिए. सफारी वाले बोलेगा मुझे तो सफारी चाहिए. बोलेगा ना ऐसा? क्यों बोलेगा? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सके, हो सकता है उसका वो टेस्ट ही ना हो, उसको उसकी जरूरत ही ना हो, उसको वांट ही ना हो. सो देयर माइट बी लॉट ऑफ फैक्टर्स. और इसके आधार पे एक ही क्लासरूम में हमने देखा कि 5-6 अलग अलग ब्रांड के कार का मार्केट था. सो यू कैन नॉट बी बेस्ट इन अ मार्केट. क्या क्लासरूम में रोल्स रॉयस बेस्ट हो पाया? नहीं. कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड ये क्लेम नहीं कर सकता दैट ब्रांड इज बेस्ट इन द मार्केट, कि वो क्या है, मार्केट में बेस्ट है. राइट? तो आपको करना क्या होता है? तो हम कहते हैं सर हाउ टू बीट कॉम्पिटिटर्स, हाउ टू बिकम नंबर वन, हाउ टू बी अ लीडर इन द इंडस्ट्री. देयर इज ओनली वन वे, दैट यू विल हैव टू बी द यूनिक. यूनिकनेस का मतलब होता है यू आर ऑफरिंग समथिंग व्हिच इज विद यू ओनली. कोई भी कॉम्पिटिटर उसको पजेस नहीं कर रहा, और वो कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिसके आधार पे कस्टमर डिसीजंस ले रहा है और वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं. हर एक प्रोडक्ट को यूनिकनेस क्रिएट करना पड़ता है. यूनिकनेस को आप दूसरे शब्दों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कह सकते हैं. सो इफ यू वांट टू विन अ वॉर, यू विल हैव टू बी यूनिक. यू कैन नॉट बी बेस्ट इन मार्केट प्लेस. नो कंपनी कैन बी बेस्ट. You will have to be unique. Unique means you are having competitive advantage. Competitive advantage means an advantage over competition. As simple as it is. This all fight is for uniqueness. So uniqueness simply means what? Competitive advantage. आपने देख लिया है, ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे हमारे. ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, आगे बढ़ो. Now let's see. We will take the introduction of SM first, and then we'll start with the first topic of our chapter 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसएम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि सिलेबस निकल के आ जाए. सिलेबस आ जाएगा इसी से, इंट्रोडक्शन से ही सिलेबस आ जाएगा. सिलेबस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. और ये फंडामेंटल है, इसको तो मैं आपको समझा के ही रहूंगा, है ना. इसको मैं समझाऊंगा नहीं तो संतुष्टि ही नहीं होगी, है ना. इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सिलेबस निकल के आएगा. तो पूरा 5 चैप्टर का एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीजें मुझे कवर करनी है. सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट.